व्यूअर, ये मेरा आज तीसरा क्लास है। तो कुछ कुछ अटक के मैं कहीं कहीं बोलता हूँ और कहीं कहीं स्लो भी हो जाता हूँ। तो अंत तक देखें, इसमें काफ़ी नॉलेज मटेरियल दिया हुआ है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कॉमर्स का। जो टॉपिक है आज, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसमें आज डिस्कस करेंगे क्लासिकल न्यू क्लासिकल सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेसी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एज ए डायनेमिक सिस्टम, टेक्निकल सोशल एंड पावर सिस्टम। ये टॉपिक दिया हुआ है JSSC ऑडिटर एग्ज़ाम के सिलेबस में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो पहला है क्लासिकल। क्लासिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लासिकल थ्योरी में तो ये 1880 से 1930 तक का पीरियड है, जिसमें कुछ थिंकर है फेमस जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। जिसमें ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को डेवलप किया है वेबर, देख सकते हैं। और साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलर ने किया है, FW टेलर ने डेवलप। और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को फेयोल ने। उसी तरह न्यू क्लासिकल में है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को मायो एंड रॉय थी लिसबर्ग उसने डेवलप किया है। एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी, जिसमें मार्क्सलो और मैक ग्रेगर्ग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में है मॉडर्न एंड सिस्टम, वो 1950 के बाद डेवलप हुआ है। इसमें सिस्टम थ्योरी को डेवलप किए हैं कांट्स एंड कट्स एंड कांट्स। ये पूछा जाएगा तो ध्यान से पढ़ें और समझे। तो इसमें से देख सकते हैं कि पहले हम क्लासिकल थ्योरी पर डिस्कस करते हैं। क्लासिकल थ्योरी जनरली एम्फेसिस करता है रूल एंड रेगुलेशन पर। फॉर देख सकते हैं क्लासिकल थ्योरी ओवर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल रूल्स। इसमें इग्नोर किया जाता है ह्यूमन लिमिटेशन, ह्यूमन एलिमेंट्स को। तो इसमें ये क्लासिकल थ्योरी का भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और तो क्लासिकल थ्योरी में हम देख सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी डेवलप किया गया है ब्यूरोक्रेसी, और ये मैक्स वेबर के द्वारा। तो और पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के, या नॉन एज ए थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनल मैनेजमेंट, किसने डेवलप किया है? तो मैक्स वेबर ने। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को जान लेते हैं, जिसमें 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी होता है, ये पूछा जाएगा। ये की पॉइंट को याद रखें। लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और करिश्मेटिक अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी में जैसे हो गया एक सुप्रीम लीडर हो गए, उसी का सारा बात फॉलो किया जाएगा। इसमें देख सकते हैं हायरार्की होते हैं, और जैसे बटालियन कमांडर इन मिलिट्री में होते हैं, और इंडस्ट्री में देख सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजर है, वो जो डिसीजन लेगा वही प्रकार का प्रोडक्ट बनेंगे। और ट्रेडिशनल अथॉरिटी मीन्स हो गया, इसमें जैसे राजे रजवाड़े हो, पहले पुराने ज़माने में चलते थे, और वो जो डिसीजन लेते थे उसी के अनुसार से एक हायरार्की होती थी, वो जनता तक पहुंचते थे, वो जनता उसको फॉलो करती थी। और करिश्मेटिक अथॉरिटी हो गए आपके जैसे स्पेशल पावर, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी, जैसे महात्मा गांधी हो गया, करिश्मेटिक उसमें अथॉरिटी है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। अब आगे आते हैं इसके कुछ साइलेंट पॉइंट पर।
क्या क्या फीचर है ब्यूरोक्रेट्स के मॉडल का। तो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होता है टॉप टू बॉटम। इसमें एक जैसे सेक्रेटरी हो, हेड हो गया, जैसे अपने गवर्नमेंट सेक्टर में इसी को यूज किए जाते हैं, जिसमें हायरार्की होते हैं, सुप्रीम होते हैं सेक्रेटरी, और नीचे ग्राउंड लेवल पर क्लर्क तक काम जो किया जाता है, वहाँ जो ऊपर में डिसीजन लिया जाता है वो नीचे तक फॉलो किया जाता है। उसी तरह एक दूसरा फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क लोगों में किसका क्या काम है, किसको क्या देना है, वो बांट दिया जाता है एक सिस्टमेटिक वे। और तीसरा हो गया इसमें सिस्टम ऑफ पॉलिसी रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन पर ज़्यादा इम्फेसिस किया जाता है। उसी तरह चौथा पॉइंट देख सकते हैं रूल ऑफ लॉ, वही जो बताए रूल को ज़्यादा इम्फेसिस किया जाता है। पांचवा पॉइंट हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड। सिस्टम, प्रोसेस, जब कंटेंट, टूल्स जो भी है जो प्री डिफाइंड होता है, कैसे करना है, क्या गोल है, सब प्री डिफाइंड होता है। और इसी तरह सिलेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय जो भी होता है वो एक सिस्टम के तहत होता है सीनियरिटी के बेसिस पर। तो इसमें अब आगे इसके मेन एलिमेंट्स को देख सकते हैं। इम्प्रेशनल ऑर्डर मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, इसमें कुछ इमोशन नहीं होता है, इमोशनल बेसिस पर डिसीजन नहीं होता है, जो एक रूल एंड रेगुलेशन होता है उस बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। कंपिटेंस बेसिस पर रूल होता है। हायरार्की हो गया मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप से फिर नीचे लेवल, उसके नीचे लेवल, उसके नीचे लेवल से तक फॉलो होता है। पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स, दोनों पर्सनल जो अपना है और पब्लिक दोनों में मिक्स नहीं होता, दोनों सेपरेट होता है। इसमें रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रूल एंड रेगुलेशन रिटन होता है। जस्ट लाइक इसमें प्रॉब्लम ये मोनार्की टाइप होते हैं, जो ऊपर में हेड ने डिसीजन ले लिया वही फॉलो होगा। अब इसके कुछ लिमिटेशंस और मेरिट्स देख लेते हैं। तो इसमें क्लियर, वही बोले क्लियर डिफाइंड प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू हायरार्की, वो तो बताएं क्लियर इसमें लिखा रहता है, प्री डिटरमाइंड पहले से ही रहता है। तो इसका क्या लिमिटेशन है, रेड टेप होता है। रेड टेप मतलब हो गया आपका फाइल वर्क, जैसे गवर्नमेंट में बहुत फाइल वर्क से तक फाइल किया है, बहुत लेंदी होता है, इसमें परमिशन देने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। और रूल रिजिड होता है, रूल पर पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और इसमें मेरिट्स हो गया, इसमें देखिए स्टैंडर्डाइज रूल, वही रूल एंड प्रोसीजर, और इसमें वही ऑब्लिगेशन हो जाता है कि इसमें रिजिड हो जाते हैं। और तीसरा देखिए सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड इंक्रीज मेरिट एंड एक्सपर्टीज। और इसमें इसका लिमिटेशन हो गया आपके रिजिड हायरार्की, डिस्करेज इनिशिएटिव क्रिएटिविटी, ये सब नहीं होता है कि आपके मोरल को बूस्ट मतलब हो गया कुछ नया इनोवेशन सोचने के लिए, ये सब इसमें डिस्करेज किया जाता है। इसमें वही हायरार्की रिजिड है, रूल रिजिड है, जो फिक्स है वही है। और चौथा पॉइंट देख सकते हैं इम्प्रेशनल रूल एंड लॉ, वही रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, और लिमिटेशन वही हो गया ओवर एम्फेसिस ऑन रूल। और वेल ये क्या है, किसको सूट करता है, तो वेल सूटेड फॉर लार्ज एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, इसके लिए सूटेबल है। और नॉट वेल सूटेबल टू फास्ट चेंजिंग एंड क्रिएटिव एंड हाईली अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट, ये प्राइवेट के लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। और जहाँ पर क्रिएटिविटी होता है, मैंने नया नया कुछ सोचना, नया लागू करना, ये इसके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। अब आगे दूसरा क्लासिकल थ्योरी का ही दूसरा में एक अप्रोच है, मॉडल है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने डेवलप किया है ये अप्रोच को। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स इसको फादर ऑफ साइंटिफिक
मैनेजमेंट इन्हें कहते हैं। तो ये पूछा जाएगा अगर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसे कहा जाता है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को। और इसमें जो है इसमें एक इसके तहत जो डेवलप किया गया था, तो वो क्या क्या था, क्या आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं, और देखा गया कि आप कैसे बेस्ट वे में उनको कराया जा सकता है और चीपेस्ट वे में। वही इस थ्योरी के अंदर डेवलप किया गया जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। इनके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, जिसमें सेपरेशंस ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग इसमें है। दोनों अलग अलग होते हैं, करना क्या है और प्लानिंग पहले से किया जाता है, क्या करना है, गोल क्या है, मतलब और गोल क्या है। और दूसरा पॉइंट इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप जो है, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें प्लानिंग एंड डूइंग दोनों साथ ही होते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें अगर ये सिंपली इसमें पूछा जाएगा फंक्शनल फोरमैनशिप किससे रिलेटेड है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से किसने डेवलप किया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। और इसका तीसरा फीचर जो है जॉब एनालिसिस, की बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब थ्रू टाइम स्टडी और मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी। टाइम ये डेवलप किया गया है, ये टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी एक स्टडी है। और उसी में इसको जॉब एनालिसिस कैसे करते हैं इसमें बताया गया। स्टैंडर्डाइजेशन देख सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और पांचवा देख सकते हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, क्या क्या ट्रेनिंग देना है और साइंटिफिक सिलेक्शन कैसे करना है। और कुछ छूट भी जाता है तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी लंबा सिलेबस है, थोड़ा टाइम बहुत लगेगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं। और छठा में है फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड पे इंसेंटिव, इसके फीचर्स हैं। और जो छठा है इकोनॉमिक है, जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ध्यान रखा जाता है। इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल वे नहीं, साइंटिफिक वे भी है। पहले वाले में ट्रेडिशनल वे था, इसमें ट्रेडिशनल वे के साथ साइंटिफिक वे और टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ लेकर किया जाता है। और आठवां देखते थे मेंटल रेगुलेशन, कि चेंज इन एटीट्यूड में क्या है मैनेजमेंट और वर्कर में, उसके कॉन्फ्लिक्ट उठने से कॉर्पोरेशन तक इसमें देखा जाता है। और इसके 4 फीचर्स जो है, वो 4 प्रिंसिपल जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखने का चीज़ है। उसमें से देख सकते हैं आप, रिप्लेसमेंट ऑफ थम्स ऑफ रूल विथ साइंस। पहले वाला जो क्लासिकल में जो ब्यूरोक्रेसी में था, उसमें थम्स ऑफ रूल पर ही एम्फेसिस किया जाता है। इसमें थम्स ऑफ रूल विथ साइंस भी लगाया जाता है, मैंने एक्सपर्टीज भी, टेक्निकल भी लिया जाता है इसमें। और हारमोनी, सेकंड देख सकते हैं, हारमोनी इन ग्रुप एक्शन, इसमें देखा जाता है। हारमोनी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच हारमोनी बनाया जाता है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मैनेजर एंड वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। दोनों के बीच में एक जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव किया जाता है, कोऑपरेशन दोनों को रखते हुए। और चौथा पॉइंट देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, जिसे ट्रेनिंग दे के किया जाता है। और अब आगे का ही जो है ये की कंट्रीब्यूशन, ये उतना पढ़ने का नहीं है तो उतना याद भी नहीं रहेगा। तो आगे देख सकते हैं इसके क्या फीचर्स हैं, मतलब मेरिट्स और लिमिटेशन क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का।
तो इसमें क्या है, मेरिट्स में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन एंड साइंटिफिक डिटर्मिनेशन वन वेस्ट ऑफ वे। मतलब जो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन जो रूल ऑफ थंब होते हैं उसके साथ साइंस और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी लिए जाते हैं, वो है। और इसमें लिमिटेशन देख सकते हैं कि फंक्शनल फॉर्मेंशिप यानी यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होते हैं, डिफरेंट वो सेपरेट रहते हैं प्लानिंग एंड डूइंग, जिसके कारण वर्कर को अकाउंटेबल होते हैं डिफरेंट बॉस को, तो ये लिमिटेशन हो जाते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि इसके मेरिट क्या है, तो रिडक्शन वेस्ट ऑफ टाइम एफर्ट एंड मटेरियल, एक उसमें टाइम मोशन एंड स्टडी फैटिग स्टडी बताए थे, इसमें पहले भी पढ़े, उसके थ्रू टाइम को कम लगाया जाता है, एफर्ट्स को कम लगाया जाता है। तो और जिसमें लिमिटेशन के ओवर मैकेनिस्टिक एंड कुछ ज़्यादा मशीनरी का यूज होते हैं, तो वही बता रहे हैं। और तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम, जो पीस रेट रखते हैं, जो जितना प्रोडक्ट करेगा आउटपुट देगा उसको ज़्यादा इंसेंटिव और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो इसके थ्रू होते हैं। तो इसमें लिमिटेशन है, एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन टास्क कैन लीड टू मोनोटोनी, मतलब थकावट, नीरस, इनएक्टिव कर देते हैं कि एक्सेसिव यूज करते हैं। तो वो और इसमें चौथा पॉइंट साइंटिफिक सिलेक्शंस होते हैं एंड ट्रेनिंग होते हैं। और इसमें लिमिटेशन में आ जाइए, एज्यूम वर्कर आर मोटिवेटेड मेनली बाय मनी, क्योंकि मनी बेस्ड ही होते हैं, तो ये देख सकते हैं। और इंकरेज शिफ्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉन्फ्रेंस कोऑपरेशन, इसमें कॉन्फ्लिक्ट से कॉरपोरेशन की तरफ इंकरेज किया जाता है। और लिमिटेशन वही हो गया, इम्प्लीमेंटेशन इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। दूसरा हो गया क्लासिकल का, तीसरा इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्लासिकल का ही, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, ये डेवलप किया गया था हेनरी फेयोल के द्वारा, ये पूछेगा। और इसके एक्सटेंडेड जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का एक्सटेंडेड हेनरी थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्सन कौन डेवलप किए हैं, तो देख सकते हैं लूथिर गुलिक एंड एल यूरविक ने, जिसका नाम है पोर्ट्सकोर्प, ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी पर, जो हेनरी फेयोल ने डेवलप किए थे। इसके 6 एक्टिविटीज़ है, देख सकते हैं, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इसमें ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ये वाला देखिए, इसके 14 प्रिंसिपल जो हैं हेनरी फेयोल के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। और इसमें देख सकते हैं 14 प्रिंसिपल जो है वो ये है, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेमुनेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर ऑफ चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ टेनर ऑफ पर्सन, मतलब कितने एक पर्सन के कितने टेनर होते हैं, जैसे सरकारी में 60 साल तक ही जॉब किया जाता है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है। और उसी तरह इन्हें इनिशिएटिव और स्पिरिट डी कॉर्प, मैंने टीम स्पिरिट, ये 14 प्रिंसिपल फेयोल के हैं। इसमें से कुछ जंबल करके दे देंगे और पूछेंगे किससे रिलेटेड है। तो आगे देख सकते हैं, इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर, सब काम बटे रहते हैं,
वो हो गया। दूसरा नंबर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किनका क्या है, वो पहले से डिटरमाइंड रहते हैं। तीसरा डिसिप्लिन होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो बॉस ने जो ऑर्डर दिया उसको सबऑर्डिनेट को मानना पड़ेगा, वैसा रहता है। सबऑर्डिनेट मतलब नीचे तबके के लोग, और नीचे तबके के लोग नहीं, नीचे तबके के वर्कर जो बॉटम लेवल पर होते हैं उनको बोलते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये जो एक डायरेक्शन जो हेड ने ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, वो सेम फॉलो होगा। तो उसी टाइप का ये सब है जो 14 पॉइंट हमने डिस्कस किए। और इसमें फेल का जो है मेन है कि फेल ने जो डेवलप किया है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, उसमें 5 इम्पोर्टेंट है, 5 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको POCC ट्रिपल सी बोलते हैं। जिसका पहला पी का प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कमांडिंग, चौथा कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फ्यूल ने डेवलप किए थे और ये पूछा जाएगा। तो इसमें प्लानिंग तो समझ ही सकते हैं, प्लानिंग को भी ऑर्गेनाइजेशन का चलाने के लिए प्लानिंग किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, क्या है फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स इस्टेब्लिश किया जाएगा प्रोडक्टिविटी के लिए, और कमांडिंग का क्या निर्देश दिया जाएगा, वो कोऑर्डिनेटिंग वर्कर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में तालमेल, कंट्रोल कैसे की करना है, सब चीज़ ये बताया गया 5। जिसमें से ये फ्यूल ने 5 किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो बोले थे गुलिक और आर्विक ने, उसमें से 3 और उसने डेवलप किया था। इसी में 3 और जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा, जिसको पोर्ट्स कोड कहते हैं। पोर्ट्स कोड देख सकते हैं यहाँ पर, लूथिर गुलिक एक्सटेंडेड फ्यूल 5 एलिमेंट्स एडिंग 2 मोर है इसमें, जिसमें रिपोर्टिंग और बजटिंग कर दीजिएगा तो इसका हो जाएगा। तो इसमें देखिए पोर्ट्स कोड पूछेंगे, उसका फुल फॉर्म तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये और 2 हो गए, 7 इसका है। और फ्यूल का याद रखिएगा 5 है, 5 कंसेप्ट है, आइडिया है। तो इसके क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के फीचर्स और मेरिट्स और इसके लिमिटेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रोवाइड अ यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को सूटेबल होते हैं, ये इनके मेरिट हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के। और इसमें लिमिटेशन के ओवरली रिजिड एंड प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब बहुत रूल और रेगुलेशंस फॉलो किया जाता है। इग्नोरिंग जैसे कंटीजेंसी माने इमरजेंसी कुछ पड़ गया तो उसको नहीं ध्यान दिया जाता है। तो आगे देखिए इनके लिमिटेशन है। और दूसरा पॉइंट है कि क्लैरिफाइंग मैनेजियल फंक्शन, क्या क्या किसका क्या रोल है वही बनाए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसमें लिमिटेशन क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, रूल ऑफ थम्स है, यही है कि इसमें यही इसका रूल ऑफ थम्स इम्फेसिस है, जो रूल फॉलो ही करना है। और चौथा तीसरा है प्रिंसिपल लाइक यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल, क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सब क्लियर रहते हैं क्योंकि प्री डिटरमाइंड होते हैं। ये क्लासिकल थ्योरी है तो इसीलिए। और इसके प्रिंसिपल इसके लिमिटेशन है क्या है, प्रिंसिपल सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट विद वन अदर, कि वहाँ लोग वर्कर मैनेजमेंट के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। हाँ तो इसके और देखिए गुलिक एंड और
वीक का पोर्टस्कोप जो है प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट देते हैं। वही बेस्ट ऑन लार्जली, इसमें वही रिजिट होते हैं और रूल ऑफ थंब पर ज़्यादा इम्फेसिस दिए जाते हैं, लिमिटेशन में यही हो जाते हैं। आगे और फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑन विच लेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन आर बिल्ड, वही ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में फॉर्मेशन होते हैं। और इसके लिमिटेशन है कि एज्यूम और स्टेबल और प्रिडिक्टेबल, वही हो गया जो कुछ कंटीजेंसी आ गया, इमरजेंसी हो गए तो ये इसके लिए सूटेबल नहीं होते, इसके लिमिटेशन है। हाँ, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं उसके पर। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब आगे देखते हैं हम। अब डिस्कस करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी में क्या इसमें है कि उसमें पहले हम लोगों ने जो क्लासिकल थ्योरी डिस्कस किए थे उसमें रूल ऑफ थंब प्री डिटरमाइंड होते हैं, वो उस पर थे। उसमें ह्यूमन एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता था, और इसमें है कि ह्यूमन एलिमेंट्स को लेके किया जाता है। मतलब ह्यूमन एलिमेंट मतलब हो गया वर्कर के डेवलपमेंट के बारे में, वर्कर को एक एसेट्स के रूप में ही देखा जाता है, सिर्फ मनी के लिए नहीं, वर्कर के डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस किया जाता है और उसके लिए काम किया जाता है, वो ये थ्योरी बताते हैं। तो इसमें एक थ्योरी है फेमस थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जिसे एल्टन मायो एंड F.J. रोइथलिसबर्ग ने डेवलप किया है। इसका फेमस जो है जो एक्सपेरिमेंट है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट है। हाँ, तो ये पूछा जाएगा, तो ये किससे रिलेटेड है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट, तो एल्टन मायो एंड F.J. रोइथलिसबर्ग। हाँ, इसके जो है ये देखिए, इसमें जो पॉइंट है इस एक्सपेरिमेंट में, ये याद रख लीजिए। इलिमिनेशन स्टडी, दूसरा नंबर रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, और तीसरा हो गया मीका स्प्लिटिंग टेस्ट ग्रुप, चौथा हो गया प्लांट वाइड इंटरव्यू प्रोग्राम, पांचवा हो गया बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन ग्रुप। ये सिस्टम में सीक्वेंस के बेसिस पर याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस ऊपर नीचे कर देंगे और सही करने का चुनने देंगे, तो पहला लास्ट ज़रूर याद रखिएगा तो सही हो जाएगा आपका। इल्यूमिनेशन स्टडी और बैंक वायर ऑब्जर्वेशन ग्रुप। अब आगे देखते हैं। तो इसमें जो है वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाँ, अब इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट है बिहेवियर साइंस थ्योरी, जिस दो थिंकर फेमस है, मास्लो और मैक ग्रेगर, जिसमें से देख सकते हैं अब्राहम मास्लो का नीड्स हायरार्की थ्योरी है जो काफ़ी फेमस है। इसमें 5 स्टेप है, पिरामिडिकल वे है, इसको बाद में हम डिस्कस करके एक नया क्लास में बताएंगे। इसमें अभी याद रख लीजिए, अब्राहम मास्लो किससे रिलेटेड है, तो नीड हायरार्की थ्योरी। दूसरा नंबर डगलस मैकगर्ग, वो
कौन सा थ्योरी, XY थ्योरी डेवलप किए हैं, ये पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़, इसका एक्सपेक्ट्स ऑफ बिहेवियर साइंस अप्रोच में क्या क्या है, तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय किया जाता है बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, उसको ट्रेनिंग दे के। और दूसरा नंबर है ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम, ये सिर्फ अपने गोल को नहीं, एम्प्लॉय के गोल को भी इसमें शामिल किया जाता है। और तीसरा लीडरशिप है के थ्रू होता है। चौथा है क्या, कम्युनिकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होता है। और पाँचवा हो गया आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट, वही स्किल ट्रेनिंग दे के उसको अब डेवलप करते हैं, बढ़ाते विकास करते हैं। और एक और थिंकर है जो काफ़ी फेमस है इसमें, चेस्टर बर्नार्ड, ये काफ़ी फेमस है, ये पूछा भी जाएगा। तो ये किस लिए फेमस है कि देखिए इसमें क्या, ही डिवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बताया है। तो इसका काफ़ी फेमस थ्योरी है कि अ फाउंडेशन फॉर एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी, ये है। इसमें ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, और बातें और कुछ डिटेल में बाद में भी शेयर करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये एक क्रिस एग्रीस के बारे में उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर देख लीजिएगा एक बार। आगे फिर पढ़ते हैं यहाँ पर कि इसका न्यू का क्लास थ्योरी का क्या मेरिट्स है और क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये रिकग्निशन देते हैं वर्कर को, मीन्स वर्कर रिकग्निशन मतलब पहचान, ये वर्कर को भी इम्पोर्टेंस समझा जाता है या एसेट्स समझा जाता है। तो इसमें यही है, इसका लिमिटेशन वही है कि ओवर एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन एंड सोशल एलिमेंट पर, वही हो गया कि कुछ कुछ बोल बताए जाते हैं कि इसमें वर्कर पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, ऐसा नहीं है, इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। हाईलाइट रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप को भी इसमें तब जोड़ दिया जाता है। और इसमें क्या आ गया लिमिटेशन में, क्या है कि फाइंडिंग फ्रॉम हॉथॉर्न स्टडी हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर वीक एक्सपेरिमेंट, कभी कभी हॉथॉर्न स्टडी वो क्रिटिसाइज किया जाता है इसमें। और तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, इंकरेज पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट, मैंने वर्कर को भी मैनेजमेंट में डिसीजन के लिए इनकरेज किया जाता है। इसमें वर्कर एंड मैनेजमेंट दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं क्या प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिमिटेशन क्या है कि एज्यूम दैट सेटिस्फाइड वर्कर इज ऑटोमेटिकली मोर प्रोडक्टिव वर्कर, रिलेशनशिप नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये हमेशा नहीं होता है, इसमें बताया गया है। हाँ, कभी कभी हो जा ये भी है। और चौथा हो गया है इम्प्रूव सुपरवाइजर प्रैक्टिस बाय एम्फेसिस एम्पैथी फ्रेंडशिप, हाँ वही हो गया, मोरल मोटिवेशन इमोशनल जुड़ाव रहता है बॉस और वर्कर के बीच में, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो इसमें क्या हो गया ये कि इसमें वही इमोशनल ज़्यादा हो जाना, कभी कभी नकारात्मक भी होता है, वही बोल रहे हैं मैनिपुलेट वर्कर साइकोलॉजिकल, वही बात है। और पाँचवा हो गया प्रोवाइड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन,
इसमें से जो होता है इमोशन, वो तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इमोशन वेमोशन को भी ध्यान दिया जाता है। हाँ, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट अब आ जाते हैं। पहले डिस्कस किए थे हम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद देख सकते हैं, देखिए ये हो गया क्लासिकल थ्योरी में ब्यूरोक्रेसी डिस्कस कर लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस कर लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी डिस्कस कर लिए। अब न्यू क्लासिकल में हम लोगों ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी डिस्कस कर लिए और बिहेवियर साइंस थ्योरी। पहले में जो थे कि रूल, थम्स ऑफ रूल पर डिस्कस किए जाते थे क्लासिकल में, और ह्यूमन्स को इग्नोर किए जाते। दूसरे में न्यू क्लासिकल में थम्स ऑफ रूल के साथ ह्यूमन एलिमेंट को भी ध्यान दिया जाता है। और तीसरा में अब जब डिस्कस करेंगे हम लोग मॉडर्न एंड सिस्टम थ्योरी, वो इसने किसने डेवलप किए थे, तो सिस्टम अप्रोच जो है कांट्स एंड कांस ने। तो इसमें क्या है कि इसमें रूल ऑफ थम्स के साथ हो गया ह्यूमन एलिमेंट्स को भी दिया जाता है, साथ भी एक्सटर्नल फोर्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें देख सकते हैं कि देखिए, हाँ, यहाँ सिस्टम थ्योरी ट्राई टू इंटीग्रेट बोथ treating the organization with an open and adaptive system integrative with its environment। environment में हो गया, मतलब हो गया environment में इसमें जैसे जैसे इन्वायरमेंट इशू को भी देखना है, सिर्फ डेवलपमेंट को ही नहीं देखना है, पर्यावरण को भी देखना है हम लोगों ने। और इस पर वही सारा चीज़ इसमें आ जाते हैं सिस्टम में। हाँ, तो आगे डिस्कस करते हैं इसका। ये सब तो डिस्कस कर लिए हैं, आगे आते हैं। हाँ, मॉडर्न, तो इसमें इसका जो है जो सिस्टम अप्रोच किसने डेवलप किए हैं, तो इसमें से इम्पोर्टेंस है कार्ट्स एंड कांस। देख सकते हैं कार्ट्स एंड कांस फेमस है, उसी को हम आगे देखते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स मतलब हो गया वर्कर लोग, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉई वर्क एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, और टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन मेथड, प्रोडक्ट एंड सर्विस, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन रिजल्ट। और इसमें इन्वायरमेंट का भी एस्पेक्ट देखा जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट का भी कुछ नुकसान ना हो, ये भी एक्सपर्ट्स इसमें रहते हैं शामिल। तो इसके जो है करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी है, थ्रूपुट है, आउटपुट है, सिस्टम एज ए साइक्लिकल इवेंट है, नेगेटिव इंथ्रोपी है, इंफॉर्मेशन इनपुट है, नेगेटिव इसमें फीडबैक भी लिया जाता है लोगों कंज्यूमर से या कस्टमर से, और उस पर सुधार जो हो सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, सुधार करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है प्रोडक्ट के बीच में कौन सा क्या नहीं है बेटा, जाओ जाओ मम्मी बुला रही। और लास्ट में इक्विफिनिटी है। तो इसमें देख सकते हैं, अभी इसका फीचर्स
डिस्कस करेंगे। तो इसमें सोशल एंड टेक्निकल अप्रोच, सोशल एंड टेक्निकल अप्रोच में देख सकते हैं क्या है कि बेस्ड ऑन द प्रीमाइज एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट, सोशल मीन्स पीपुल और टेक्निकल सिस्टम्स एंड इन्वायरमेंट, दोनों को मिला के ये अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है। तो इसमें देख सकते हैं कि पीपल यूज टूल्स, टेक्निक्स, नॉलेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस वैल्यूड बाय कंज्यूमर एंड यूजर। मतलब इसमें क्या है कि ये सोशल एंड टेक्निकल दोनों अप्रोच को लेके किया जाता है, जिसमें पीपल, वर्कर और मैनेजमेंट साथ रहते हैं, साथ में एक्सपर्टीज लिए आते हैं, जिस टेक्निकल फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, दोनों शामिल करके एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसका भी पार्ट शामिल किया जाता है। इसमें एक्सटर्नल में आप ले सकते हैं, एनवायरनमेंट को ले सकते हैं, गवर्नमेंट को ले सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी को ले सकते हैं, फिर वो क्या ब्रोवर लेंडर हो गया, बैंक को ले सकते हैं। ये सब मिल के सब शामिल करके जो डिसीजन होते हैं वो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन गोल को रखे जाते हैं। और इस कंटीजेंसी अप्रोच तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो डिस्कस नहीं करते हैं। इसमें अब देखिए इसके क्या फीचर्स हैं मॉडर्न और सिस्टम थ्योरी के। तो प्रोवाइड अ होलिस्टिक्स एंड इंटीग्रेटिव व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिंकिंग स्ट्रक्चर, पीपुल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट टुगेदर। होलिस्टिक मतलब जहाँ सब से प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब जगह फॉलो किया जा सकता है, वैसा अप्रोच रखते हुए सबको इंटरलिंक किया जाता है। फिर जिसमें स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब किस वे में ऑर्गेनाइजेशन को क्या गोल है, क्या करना है, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, वो सब सारे स्ट्रक्चर में आते हैं। पीपल मतलब वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में क्या तालमेल है, टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया, और इन्वायरमेंट मतलब हो गया वही जो इन्वायरमेंट का कुछ नुकसान ना हो उससे। और इसका लिमिटेशन क्या है कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि अप्लाई करने के डे टू डे लाइफ में, इसको लागू करना बहुत डिफ़िकल्ट है और कॉस्टली भी है। और दूसरा पॉइंट देख देते हैं सिस्टम, ओपन सिस्टम थिंकिंग, जिसमें फीडबैक लिया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। और ये लिमिटेशन क्या है तो रिक्वायर सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डाटा गैदरिंग, मैंने डाटा ह्यूज डाटा होता है उसको गैदर करके इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, ये लिमिटेशन है। और तीसरा नंबर है सोशियो टेक्निकल अप्रोच, जिसमें अहमदाबाद का फेमस एक्सपेरिमेंट है जो 1958 में किया गया था टेक्सटाइल कंपनी में, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। इसमें लिमिटेशन है कंटीजेंसी थ्योरी ऑफर्स फ्रेमवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक बट लिमिटेड कंक्रीट रूल, माने रूल को कम थोड़ा सा एम्फेसिस किया जाता है, वो देख सकते हैं। चौथा नंबर है क्या इसके कंटीजेंसी अप्रोच, जो फास्ट चेंजिंग होते हैं उस हिसाब से देखा जाता है, मतलब रूल पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया जाता है, रूल अगर ज़रूरत है चेंज करने का तो चेंज किया जाता है। हाँ, तो इसके लिमिटेशन है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच कैन बी ओनली रिकमेंडेड थ्रू स्टैटिस्टिकल, डाटा बहुत ह्यूज होते हैं उसके थ्रू निकाल के ही किया जाता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। और पांचवा हो गया है कि इसको क्वांटिटेटिव और टेक्निकल ब्रिंग रिगोरस एंड डाटा बेस्ड टीचिंग, वही डाटा ह्यूज डाटा रहते हैं वही सब है। अब आते हैं सबको एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या है कि क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और सिस्टम, मॉडर्न और सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम एक ही है,
तो ये इसका टाइमिंग क्या है, तो क्लासिकल का 1880 से 1930 तक का है, और न्यू क्लासिकल का है 1920 से 1960 तक, और मॉडर्न हो गए 1950 से। तो इसमें क्या फोकस एरिया है, तो स्ट्रक्चर बेस है क्लासिकल में, रूल बेस है, इफिशिएंसी है। वही न्यू क्लासिकल में ये रूल बेस्ड तो है ही, बट इसमें ह्यूमन एलिमेंट को भी इसमें शामिल किया जाता है, इनफॉर्मल ग्रुप को भी शामिल किया जाता है। इनफॉर्मल हो गया नहीं, मतलब रूल बेस्ड नहीं है, कुछ बाहर के लोग को भी इसमें अगर शामिल करना है तो शामिल कर सकते हैं, ऐसा है। अब मॉडर्न में हो गया कि होलिस्टिक्स पूरा सब आ जाएगा इसमें, इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, होल सिस्टम, स्ट्रक्चर, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट तीनों आ जाए, सभी चीज़ आ जाएंगे उसी में। इसमें व्यूअर का वर्क देख सकते हैं, तो क्या है कि इकोनॉमिक में मजदूर क्लास तक रहता है, जिसको पता रहता है क्या करना है नहीं करना है, प्री डिटरमाइन रहता है, रूल ऑफ थंब रहता है। और इसमें क्या है कि सोशल बीइंग विथ साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स को भी एसेट समझा जाता है, और जो उसके फीलिंग क्या है, इमोशन क्या है, उसको भी समझा जाता है इसमें। और इसमें पार्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। मतलब हो गया इसमें कि रूल ऑफ थंब भी करना ही है, वर्कर का जो डेवलपमेंट भी है वो भी नहीं रुकना चाहिए, इन्वायरमेंट का भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई इग्नोर हो जाएगा तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। उसी को देखिए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एडेप्टिविटी सिस्टम बोलते हैं इसको। और तो इसके कौन से फेमस है, क्लासिकल में वेबर है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, और हेनरी फेयोल है, देख सकते हैं। और इसमें न्यू क्लासिकल में मायो है, और रोइथ लिसबर्ग है, फ्लोलेट है, मास्लो है, और मैक गर्ग है। इसी तरह इसमें मॉडर्न में बर्टेनली एंड कार्ट्स एंड कान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ट्स एंड कान। और तीसरा हो गया ए.के. राइस, और चौथा हो गया तुम्हारा लॉरेंस एंड लॉर्ड्स। और इसके मेन क्रिटिसिज्म क्या है कि ये मैकेनिस्टिक बहुत है, कि रूल सिस्टम में वही कि एक डिफरेंट वे है, रूल ऑफ थंब है, रूल एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है। इसमें न्यू क्लासिकल में अंडर एम्फेसिस स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट दोनों पर किया जाता है, थोड़ा सा अंडर, ज़्यादा नहीं किया जाता है। और इसको इसमें क्या क्रिटिसिज्म है मॉडर्न में, तो हार्ड टू अप्लाई, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो आज इतना ही क्लास रखते हैं, आगे का क्लास नेक्स्ट में करेंगे। अपना इसमें कमेंट्स दे, कोई और क्या सुधार ला सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, और पीडीएफ चाहिए तो कभी कमेंट में कमेंट करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे क्लास तो। थैंक यू।